बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। प्रोग्राम इख्तलाफी नोट के साथ मैं हूँ उम्मे रुबाब ज़ैन। नाज़रीन, सर्द मौसम में सियासतदानों के गर्मा गर्म बयानात का सिलसिला जारी है और ये सियासतदानों की पुरानी रविश रही है कि अपनी नाकामियों का मलबा दूसरे सियासतदानों पर ये डालते रहे हैं। अब भी कुछ ऐसा ही हो रहा है। अब से चंद दिन पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने हुकूमत की कारकर्दगी पर वाइट पेपर जारी किया तो आज वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने इमरान खान को चार्जशीट कर दिया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सरबराह साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान पर उन्होंने इल्ज़ामात लगाए। उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि तहरीक इंसाफ ने ही इकॉनमी का बेड़ा गर्क किया। ये भी कहा कि खान साहब अपने दौरे इक़्तिदार में टांग पर टांग रख कर बैठे रहे और आवाम की फलाह के लिए, अवामी मनसूबों के लिए एक ईंट तक नहीं लगाई। इल्ज़ाम ये भी लगाया कि दोस्त ममालिक के साथ ताल्लुकात भी तहरीक इंसाफ के दौरे हुकूमत में ही हुए। वो हज़ारा में एक तकरीब से खिताब कर रहे थे। मज़ीद क्या कह रहे थे आपको दिखाते हैं। तो प्रोग्राम में सवाल करेंगे कि साबिक वज़ीर आज़म क्यों शहबाज शरीफ साहब जो हैं साबिक वज़ीर आज़म पर इल्ज़ामात लगा रहे हैं। इस तरह के इल्ज़ामात लगा कर क्या वज़ीर आज़म अपनी हुकूमत की कारकर्दगी से बरीउल ज़िम्मा हो सकते हैं। सवाल ये भी उठाएंगे कि तकरीबन 9 माह हो गए इस हुकूमत को इक़्तिदार में आए, तो ये जो तमाम तर नाकामियाँ हैं उसमें हुकूमत के क्रेडिट में कितनी नाकामियाँ आती हैं। बड़े ज़ीरक सियासतदान, बड़े मंजे हुए तमाम सियासतदान हैं, लेकिन उसके बावजूद भी आवाम की फलाह के लिए अभी भी अगर मगर से काम लिया जा रहा है। फिर पंजाब की बात करेंगे। पंजाब में भी खींचातानी जारी है। पंजाब की हुकूमत को गिराने, असम्बली को गिराने और इसे बचाने की कोशिशें हो रही हैं। तहरीक इंसाफ चाहती है कि किसी तरह से असम्बलियां डिसॉल्व हो जाएं। पीडीएम चाहती है कि किसी तरह से असम्बलियों को बचा लिया जाए। मामला रुका है वज़ीर आला पंजाब परवेज़ इलाही साहब पर आकर। परवेज़ इलाही साहब जो हैं इस असम्बली को तहरीक इंसाफ की अमानत भी कहते हैं, लेकिन इसके साथ साथ वो ये असम्बली तहलील करने के लिए तैयार भी नजर नहीं आते। तो क्या परवेज़ इलाही साहब कम वक्त में ज्यादा डिलीवर करना चाहते हैं? क्या मामला है? वो इमरान खान साहब पर एतमाद क्यों नहीं कर पा रहे? इसी पर अपने प्रोग्राम का आगाज करेंगे। अदील वड़ाई साहब, साद रसूल साहब, हसन रजा हमारे साथ मौजूद हैं। अदील वड़ाई साहब, आपकी जानिब आएंगे और सबसे पहले जो आज बात वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब ने की, क्या ये तमाम तर नाकामियां, इनका सहरा आप भी साबिक हुकूमत के सर ही डालेंगे और कहेंगे कि हाँ जी जनाब, वाकई में वही हुकूमत इतनी नाकाम थी कि उसकी वजह से मौजूदा हुकूमत भी डिलीवर नहीं कर पा रही? देखें, वज़ीर आज़म साहब ने एक जो बात की है ना कि जनरल बाजवा साहब ने इमरान खान की मदद की और इमरान खान साहब को उन्होंने मौसन कुछ करार दिया। देखें, ये मदद के हवाले से जो हमारे पास तफसीलात हैं, ये मदद उनकी हुकूमत के खात्मे के बाद भी करने की कोशिश की गई, लेकिन इमरान खान साहब का रवैया ऐसा रहा जिस पे इमरान खान साहब फ़ायदा नहीं उठा सके। जब इनकी हुकूमत ख़त्म हो चुकी थी, इमरान खान साहब बाहर सड़कों पे आ रहे थे। ये 23 मार्च का वाक़या है, जब इमरान खान साहब ऑलमोस्ट कॉल दे चुके थे। 25 मई का वाक़या को जब कॉल दे चुके थे, तो 23 मई को शाह महमूद कुरैशी के साथ इस्टेब्लिशमेंट का रब्ता हुआ था और यह कहा गया था कि नून लीग मान गई है कि हम असम्बलियों से रिजाइन कर देंगे और उसके बाद किसी के पास अक्सरियत नहीं रहेगी। हम असम्बलियां इसलिए नहीं तोड़ते क्योंकि इससे जो दूसरी जमातें हैं, जो उनके इत्तेहादी हैं, उनकी हक तलफी होगी। तो इमरान खान साहब को पैगाम दिया जाए कि वो 25 मई को सड़कों पर ना निकलें। नून लीग ने कमिटमेंट दे दी है और वो असम्बलियों से रिजाइन कर देंगे। किसी के पास अक्सरियत नहीं होगी, कोई हुकूमत नहीं बना सकेगा। तो इस तरह से खुद सदर फिर इसके बाद कोई ऑप्शन नहीं होगा कि सदर जो है वो असम्बलियां डिसॉल्व कर देंगे। उस वक्त इमरान खान साहब ने ये बात नहीं मानी। शाह महमूद कुरैशी साहब ने एस्टेब्लिशमेंट को बताया कि इमरान खान साहब किसी सूरत ये मानने को तैयार ही नहीं है। वो एक ही बात पर अड़े हुए हैं जी, इलेक्शन की तारीख दें। और उसके बाद मामलात तय पा गए थे कि बजट से पहले अगर ये घर जाते हैं तो ऐसी सूरत में सितंबर में इलेक्शन हो जाने थे और बजट के बाद अगर जाते हैं तो ऐसी सूरत में फिर अक्टूबर में इलेक्शन हो जाने थे। तो अब भी इमरान खान साहब के रवैये की वजह से जो है हमारे ज़राए ने बताया है कि बिल्कुल इस्टेब्लिशमेंट के साथ डिस्कनेक्ट आ गया है। कोई एंगेजमेंट इस वक्त किसी लेवल पर भी नहीं है। और मैं आपको ये भी खबर देता चलूँ कि इस वक्त जो इमरान खान साहब या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो हुकूमत के साथ मुज़ाकरात हैं वो मुकम्मल तौर पर नाकाम हो चुके हैं। और हुकूमत के साथ जो मुज़ाकरात में अर्ली इलेक्शन की बात हो रही थी, अर्ली इलेक्शन के हवाले से
अब कोई इम्कानात अगर थे तो वो मादूम हो चुके हैं। अच्छा। अब अर्ली इलेक्शन के इम्कानात बहुत कम रह गए हैं। एक तो वक्त भी जूं जूं आगे जाता जा रहा है, तो वो मार्च अप्रैल वाली बात तो यूं ही खत्म हो गई। तो अब आदिल, जिस तरह से आप खबर दे रहे हैं कि जो मुज़ाकरात हैं वो खत्म हो गए हैं, नाकाम हो गए हैं, अर्ली इलेक्शन का भी कोई चांस आपको नजर नहीं आ रहा, यही वजह है कि वजीर आजम साहब आज एक एग्रेसिव मूड में नजर आए, जिस तरह से उन्होंने चार्जशीट पेश की इमरान खान के खिलाफ? जी बिल्कुल, हुकूमत इसीलिए इमरान खान साहब से मुतल्लिक फ्रंट फुट पे खेल रही है, और इमरान खान साहब का गुस्से की बड़ी वजह भी यही है जो एंगेजमेंट्स खत्म हैं। और जाहिर है एक बड़े पॉलिटिकल फ्रीक को जब एंगेज नहीं किया जाता तो उनका गुस्सा जो है वो समझ आता है, लेकिन इसके जिम्मेदार खुद इमरान खान साहब करार दिए जा रहे हैं। उसकी रीजन ये है कि अब भी इमरान खान साहब इलेक्शन की डेट के ऊपर अड़े हुए हैं, जबकि उनकी पार्टी के बहुत से लोग भी ये समझते हैं कि उनको कुछ लचक पैदा करनी चाहिए। अब तारीख तो इसी तरह अगर वो अपने इस मौक़िफ़ पर अड़े रहें तो तारीख तो उनको अगस्त सितंबर तक नहीं मिलेगी, तो उसका उन्हें कोई सियासी फायदा नहीं होगा। तो ऐसी सूरत हाल में जब असेंबली में वो वापस भी नहीं आ रहे, उनको इलेक्शन की डेट भी नहीं मिल रही, और अगला जो निगरान सेटअप बनेगा उसमें उनका हिस्सा भी नहीं रहेगा, तो इसको जो नाकदीन हैं उनके वो करार दे रहे हैं कि वो घाटे का सौदा कर रहे हैं। ठीक है, आप कह रहे हैं कि नाकदीन जो इमरान खान साहब के हैं वो कह रहे हैं कि वो घाटे का सौदा कर रहे हैं। साद रसूल साहब, आपकी जानिब आएंगे, कुछ लचक तो इस हुकूमत को भी दिखानी पड़ेगी। अगर आप इस तरह से ताबड़तोड़ इल्जामात लगाएंगे साबिक हुकूमत के खिलाफ, तो आप किस तरह से उनको मुज़ाकरात की टेबल पर लाएंगे और उनसे बात करेंगे? आप समझते हैं कि हुकूमत, वज़ीर आज़म ने जो इल्ज़ामात लगाए हैं साबिक हुकूमत पर, ख़ास तौर पर साबिक वज़ीर आज़म पर, उनमें कितनी जान है? वाकई में तहरीक इंसाफ इतना बेड़ा गर्क करके गई है इकॉनमी का कि मौजूदा सियासतदानों जैसे ज़ीरक सियासतदान जिन्होंने 2-2, 3-3 बारियां लगा ली, उनसे भी मामलात नहीं हैंडल हो रहे? मैंने इस सवाल को करते हुए जो आपकी मुस्कुराहट थी, मेरा ख्याल है उसी के अंदर जवाब भी पिन्हा है कि ये ऐसे ही है। आप और मैं, हम ये इख्तलाफी नोट का शो 5 साल से कर रहे हैं तकरीबन, और हसन रज़ा साहब को भी आए हुए 2 महीने में अगर हम कहें कि हमारी रेटिंग्स इस वजह से ख़राब है क्योंकि हसन रज़ा साहब आ चुके हैं जी, या हमारा प्रोग्राम जो है वो आज फलाना बंदा नहीं देख रहा था क्योंकि हसन रज़ा साहब आ चुके हैं, तो ये इसी तरह की बात होगी कि भाई आप ऐसी पॉलिटिकल पार्टीज हैं जो 1985 से लेके 2022 तक 40 साल में से 25 साल आप हुकूमत में रहे। बल्कि इसमें भी मैंने थोड़ा सा एग्जैजरेशन किया, पहले वाले 3 साल मैंने वो निकाल दिए, असल में पिछले 40 में से 30 साल आप हुकूमत में रहे अगर मुशर्रफ साहब का पीरियड निकाल दिया जाए। उसके बावजूद आप ये कहते हैं कि नहीं नहीं हमारा कोई कसूर नहीं, हमारी ये जो इत्तेहादी जमातें हैं जो पिछले 40 साल से हुकूमत में या हम रहे या ये रहे, इनमें से भी किसी का कोई कसूर नहीं। हम तो पाकिस्तान के अंदर दूध की नहरें जो 1990 के अंदर बह रही थीं वही वापस बहाना चाह रहे थे। वो पाकिस्तान के अंदर दूध की नहरें जो सन 2008 के बाद से बह रही थी, हमने तो उनके अंदर मजीद शहद की नहरें भी ऐड कर देनी थी। ये जो दरमियान में 24-36 महीने के लिए एक बंदा आया ना, इसने 70 साल की इकॉनमी खराब कर दी। ये किस तरह का लॉजिक है? पाकिस्तान में किसी को इस बात पे यकीन है भला? आप अभी चले जाएं, कोई पोल उठा लें, किसी अवाम के लोगों से पूछ लें। हमने अपने पोल्स किए, दुनिया टीवी ने अपने पोल्स किए, दीगर लोगों ने किए, अवाम इस बात को मानने से कासिर है। अब बेशक कहते रहें शहबाज शरीफ साहब के नहीं नहीं उनका कसूर नहीं है, वो ओबामा का कसूर था, वो इमरान खान साहब का कसूर था, वो ट्रंप का कसूर था, वो जो बाइडन। भाई आप जिस मर्जी को ब्लेम करते रहें, अवाम बेवकूफ़ है। अवाम ने नहीं देखा कि 1985 के अंदर भी आप ही वजीर आला थे पंजाब के, मतलब आपके बड़े भाई वजीर आला पंजाब थे, फिर वो वजीर आजम बन गए, फिर जो आपके दूसरे इत्तेहादी हैं वो वजीर आजम बन गए, फिर आपके बड़े भाई वजीर आजम बन गए, फिर आपके दूसरे भाई फिर आपके इत्तेहादी वजीर आजम बन गए, खुद आप वजीर आला बन गए, 4 दफ़ा वजीर आला पंजाब के रह चुके हैं, अब आप वापस वजीर आजम हैं, फिर आपके भाई दरमियान में बन गए, फिर इत्तेहादी आपके जरदारी साहब सदर बन गए। इस सब को करने के बाद आप कह रहे हैं कि इमरान खान की वजह से मुल्क नहीं चल रहा। तो मैंने जिस तरह कहा कि हमारा जो पिछले साल रेटिंग्स ठीक नहीं आई थी, वो इस वजह से नहीं ठीक आई थी पिछले साल क्योंकि हसन रजा साहब आने वाले थे हमारी। ठीक है हसन, आपके जानिब आएंगे। जब तहरीक इंसाफ इस तरह की बातें किया करती थी कि जाने वाली हुकूमत ये कर गई वो कर गई, इस वजह से हमें मौसमी मुश्किलात का सामना करना पड़ा है, तब हम उस वक्त की हुकूमत से भी सवाल किया करते थे कि माजी में ना जाएं, हमें ये बताएं कि आप क्या कर रहे हैं। लेकिन क्या है ना कि सियासतदानों की ये रविश है कि माजी में जाना, खुद इक़्तिदार के मज़े लूटना
और दूसरे सियासतदानों पर इल्ज़ामात लगाना कि जनाब फलां की वजह से, फलां की हुकूमत की वजह से मईशत की ये सूरत हाल है। आज जो वज़ीर आज़म ने खिताब किया, उसमें जो चार्जशीट पेश की साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान के खिलाफ, आप उससे इत्तफाक करते हैं कि वाकई में वही इतना बेड़ा गर्क कर कर गए हैं इस मईशत का कि इस हुकूमत से 9 माह हो गए लेकिन मामला संभाले नहीं जा रहे, और आज एक बार फिर वज़ीर आज़म को ये कहना पड़ा कि ये पता था कि सूरत हाल ख़राब है लेकिन इतनी ख़राब होगी ये नहीं पता था। देखिए कैसा तमाशा लगा हुआ है कि मुसीबत दहशतगर्दी की दोबारा से लहर आ रही है, आ चुकी है, और दूसरा मुआशी बहरान जो है वो दोबारा से मज़ीद हालात ख़राब करते दिखाई दे रहे हैं। और हमारे वज़ीर आज़म साहब जो हैं वो पहले उनकी तो स्टेटमेंट का ही नहीं पता लगता कि वो किसको ज़िम्मेदार ठहराना चाहते हैं। ये क्या झक मार रही है बैठी हुई ये हुकूमत जो 8-9 महीने से बैठी हुई है, जो अवाम के इन्होंने लारे लपे लगा के दिखाए हुए ख्वाब दिखाती है कि हम जो है वो फलाह दूध और शहद की नहरें, ये जुमला बड़ा साथ साहब को अच्छा लगता है कि शायद वो लगा देंगे या क्या पता नहीं क्या अवाम को ख्वाब दिखा के ये आई थी हुकूमत। ये वही हुकूमत थी कि जो इस दौरे हुकूमत को, यानी यही जो असम्बली चल रही थी, इसको सिलेक्टेड जो है पार्लियामेंट कहा करती थी। अवाम को कहती थी कि ये पार्लियामेंट दुरुस्त नहीं है, दोबारा इंतखाब होने चाहिए। और आज ये हुकूमत उसी पार्लियामेंट के अंदर बैठी है जिसको ये सिलेक्टेड के नाम लिया करते थे। आज शहबाज शरीफ साहब भी उन्हीं के हवाले से बातचीत करते दिखाई देते हैं कि उन्होंने इमरान खान को सपोर्ट किया, उनकी हुकूमत आई। तो क्या आपकी हुकूमत कैसे आई, इसका भी अवाम जवाब मांगती है। शहबाज शरीफ साहब ये बताएं कि जब 8-9 महीने आपने एक जहाजी काबीना जो है वो तश्कील दी, और अभी एक इन्हीं के मेंबर ये दावा कर रहे थे कि उनको तो ना कोई दफ्तर मिलता है ना कोई पैसा मिलता है। ये कल परसों की बात है कि जो इतलात सामने आ रही है कि कैबिनेट डिवीजन ने FBR को ये हुक्म दिया है कि जो नॉन कस्टम गाड़ियां हैं वो पकड़ के दें ताकि हम मेंबरान असेंबली वो जो बाकी इनकी कैबिनेट के पार्ट है उनको दे दें। तो ये पैसा कहां से आएगा? क्या अखराजात कम कर लिए हैं? आप बताइए कि आपने 8-9 महीनों में क्या सिचुएशन बेहतर करने के दावे किए हैं। इमरान खान की हुकूमत को छोड़ दें, वो माजी का हिस्सा बन चुकी। इमरान खान ने भी बहुत गलत फैसले लिए, तारीख गवाह है। इन्होंने भी मुतअद्दिद दफा वज़रा खजाना के कलमदान तब्दील किए, इनको भी किसी पर एतबार नहीं था। इन्होंने भी अपने बेशुमार, अपने इन्हीं के साथियों ने इन पर करप्शन के इल्जामात लगते रहे, इनको हटाया गया। कौन कौन से, एक लंबी फहरिस्त है इनके दौरे हुकूमत की भी। लेकिन अब अवाम उनसे नहीं पूछेगी, अब अवाम हुक्मरानों से पूछेगी जो मौजूदा है। वो ये बताएं कि आपने आटा, चीनी, दाल, घर गरीबों के लिए क्या किया 8-9 महीनों में। आप तो दावे करके आए थे कि मुआशी हालात को बेहतर बनाएंगे, आपके आने से यूं बैरून मुमालिक से पैसा आएगा, जिसका हमें जो है मुराद सईद साहब कहा करते थे कि यूं बाढ़ से डॉलर बरसेंगे। हम भी ये देख रहे थे कि जिस तरह डार साहब तो अभी भी कह रही है कि वो इक़्तिदार में आए तो यही सब कुछ होगा। होना कुछ भी नहीं है, एक टेस्ट है, होना कुछ भी नहीं है। हसन साहब एक टेस्ट, देखिए होना कुछ भी नहीं है, होना वही है जो PTI ने गुज़श्ता बरसों में किया है। मौजूदा हुकूमत से भी हालात आउट ऑफ कंट्रोल होते दिखाई दे रहे हैं। बस सारे जो है वो तीसरी ताकत की तरफ देख रहे हैं कि वो आ जाए। वो जो है तो फिर हसन और सादर के साथ चल रहे हैं, तो अवाम बेवकूफ हुए। ये अवाम को बेवकूफ समझते हैं कि इन्हें लगता है कि अवाम को आप जन्नत के ख्वाब दिखाएंगे और बताएंगे कि फलां की गलती थी, हमसे तो कोई ऐसी गलती कोताही नहीं हुई, हम तो भरपूर कोशिश कर रहे हैं। अस्तगफिरुल्लाह, इस वक्त बहुत से लोग बेवकूफ हैं। शायद हमारी सियासत के अंदर बहुत से लोग बेवकूफ़ होंगे, हमारी रियासत के फैसलों के अंदर कुछ आपको कसर नज़र आ सकती है। इस वक्त जो एक पहलू पाकिस्तान का बेवकूफ़ नहीं है ना, वो पाकिस्तान की आवाम है। आपने बड़ी कोशिश की, नैरेटिव्स क्रिएट किए, पैसा लगाया, इश्तिहार छापे, पूरे सफ़ों की आपने चीज़ें की, लेकिन उसके बावजूद आप आज बाहर निकल के देखें तो सही, शहबाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म दफ्तर से निकलें और अपने 4 गार्ड्स के साथ जरा ब्लू एरिया के ऊपर चल के तो दिखाएं, लोगों से 1 सेकंड की बात तो करें, जरा निकले ना राना सनाउल्लाह साहब, आए जरा पंजाब का जरा एक चक्कर तो लगाएं, नारकली के अंदर से जरा घूम के दिखाएं। ऐसा होना नहीं चाहिए, लेकिन इस तरह के वाकयात पेश आ चुके हैं सियासतदानों के साथ। इमरान खान साहब चक्कर लगाया करते थे, पूरा F7 मरकज जो है वो ब्लॉक कर दिया जाता था। नहीं, उस तरह का चक्कर शहंशाह ने गुजरना है, रास्ते ब्लॉक कर दिए गए, उस तरह का चक्कर ना लगाएं। ये तो सब सियासतदान करते हैं, मौजूदा सियासतदान क्या ऐसा नहीं कर रहे, किसी एक को आप कैसे कह सकते हैं? बात सुनिए, उस तरह का चक्कर ना लगाएं राना सनाउल्लाह साहब, उस तरह का चक्कर लगा लें जिस तरह कंबल ऊपर डाल के ज़ैनब बच्ची के घर पे गए थे, लोगों से मुंह छुपाते हुए कि ये ना हो कि कसूर के अंदर लोग सड़क पे निकाल के
उनको जूतियां मारें या दीगर चीज़ें करें, जिस तरह का इश्तियाल था। जिस तरह ज़ैनब बच्ची के शहीद के घर अपने ऊपर कंबल डाल के रात के अंधेरे में गए थे, उस तरह का राना सनाउल्लाह साहब चक्कर लगा के दिखाएं, निकले तो सही अवाम के अंदर। किस तरह गुजारिश है मामलात को लेके निकले, गुजारिश है एक जुमला और गुजारिश ये है कि पाकिस्तान की आवाम इस वक्त आपको मुझे सुन के अपने फैसले नहीं कर रही। पाकिस्तान की आवाम इस वक्त अपने शऊर से फैसले कर रही है। बिल्कुल। पाकिस्तान की आवाम मेरी बात भी सुनती है और मुझे मैसेज करके कहती है कि जो सुनने वाले हैं कि हम आपकी बात से इत्तफाक नहीं करते। हसन की बात सुनते हैं, उनको मैसेज करके बताते हैं कि आपकी बात नहीं, इससे इत्तफाक नहीं करते। लोग सारी बातों को सुन के अपने फैसले खुद कर रहे हैं। ठीक है। उन फैसलों के सामने हमें नजर आ रहा है कि अच्छा हो या बुरा हो, लेकिन 70% लोग इमरान खान साहब के साथ हैं। वो गलत होंगे, गुमराह होंगे, लेकिन जमहूरियत में 70% लोग एक बंदे के साथ हैं। आप कह रहे हैं कि 70% जो है वो इमरान खान साहब के साथ हैं, लेकिन काबीना में कितने लोग इमरान खान साहब के साथ हैं? पंजाब में क्या चल रहा है? कुर्सी को बचाने और गिराने के जो गेम जारी है उसके जानिब आते हैं। अदील वड़ाई साहब, ये जो जवा तफरीक का खेल चल रहा है पंजाब में, इसमें आप समझते हैं कि परवेज इलाही साहब अपनी कुर्सी बचाने में कामयाब हो जाएंगे? देखें, नून लीग के एक अहम वजीर से मेरी बात हो रही थी, ये उनका मौक़िफ़ है। वो ये समझते हैं कि परवेज इलाही साहब की कुर्सी नहीं बचेगी। अच्छा। उन्होंने वर्किंग कर ली है। जरदारी, उनके मुताबिक जरदारी साहब का जादू चलेगा। अच्छा, हमने इसी प्रोग्राम में ये बात की थी कि इसी प्रोग्राम में हमने बात की थी कि ये ख़वातीन अरकान मखसूस नशस्तों पर हैं, ये उन पे काम कर रहे हैं। उसकी रीज़न ये है कि उन्होंने हलकों में नहीं जाना, उनको सिर्फ एक टिकट चाहिए होती है, उनको वो किसी जमात से भी मिल जाएगी, उनको ऑफर्स भी की जा रही हैं। तो कुछ ने खान साहब को आके बता भी दिया। तो जो पीडीएम जमातें हैं वो बड़ी कॉन्फिडेंट हैं कि पंजाब की सूरत हाल अब इतनी आसान नहीं रही चौधरी परवेज इलाही के हवाले से। और चौधरी परवेज इलाही साहब आप कह रहे हैं कि पंजाब की सूरत हाल जो है वो इतनी आसान नहीं रही चौधरी परवेज इलाही के हवाले से। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा इस वक्त फवाद चौधरी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया फवाद चौधरी साहब आपके वक्त का। सर, पंजाब के हवाले से बताइएगा, तहरीक इंसाफ चाहती है कि परवेज इलाही साहब जो है वो एतमाद का वोट लें, तो वजीर आला पंजाब क्यों हिचकिचा रहे हैं एतमाद का वोट लेने से? नहीं, देखिए, हम तो चाहते हैं कि असम्बलियां डिसॉल्व हो। एतमाद का वोट, और ये तो PMLN चूंकि इलेक्शनों से भागती है हर जगह, चाहे इस्लामाबाद की इलेक्शन हो, चाहे वो कराची हैदराबाद का ये हुकूमत हो, आपको पता है जहाँ इलेक्शनों का नाम आता है इनको लगता है कि बस मौत आसान है और इलेक्शन मुश्किल है। तो ये हर जगह इलेक्शनों से भागते हैं और यही इन्होंने पंजाब में किया। और जो हम तो कह रहे थे कि अवाम के पास जाएं और मैंडेट लें, उसके ऊपर वो तैयार नहीं है। तो हमारा तो मामला इलेक्शन कराने का है, बाकी तो जो है वो टैक्टिक्स हैं, वो उसके मुताबिक चलेंगे। देखते हैं 11 तारीख को फवाद साहब अभी बात अदील वड़ाई साहब जो हमारे ब्यूरो चीफ हैं वो भी इस बात को वो ये खबर दे रहे थे, आपसे ज़रा इसकी कॉन्फर्मेशन चाहिए कि इस वक्त इस्टेब्लिशमेंट के और गवर्नमेंट के जो भी मज़ाकराती बातें थीं उनके और आपकी पार्टी के दरमियान तमाम ताल्लुकात इस वक्त ख़त्म हो चुके हैं, कोई बात नहीं हो रही। नहीं, बात तो शुरू ही नहीं हुई तो ख़त्म कैसे होगी? जो चीज़ जो है जब शुरू होगी, हम तो चाहते हैं कि बातचीत हो, हम तो चाहते हैं कि एक वर्किंग रिलेशनशिप कायम हो, और अगर जो करने वाले हैं वो इसके ऊपर बात करेंगे वो अच्छी बात है, नहीं होगी तो फिर नहीं होगी। परवेज इलाही साहब की बात करते हैं। फवाद चौधरी साहब, आपने कहा कि तहरीक इंसाफ तो चाहती है कि असम्बलियाँ तहलील हों और फिर नए इंतखाबात हों, क्योंकि आप लोगों को लगता है कि तमाम मसाइल का हल वो नए इंतखाबात नहीं है। परवेज इलाही साहब के हवाले से बताइएगा, ज़ाहिर है आप लोगों के अहम इत्तेहादी हैं, वो खुद भी कहते हैं कि ये असम्बलियाँ जो हैं वो तहरीक इंसाफ की अमानत हैं, जब कहेंगे गिरा दी जाएंगी, लेकिन इसके लिए आपको परवेज इलाही साहब तैयार नज़र भी आ रहे हैं? देखिए, उन्होंने पब्लिक स्टेटमेंट दी है, उन्होंने कहा है कि हमारा इख्तलाफ है, हम अपनी ओपिनियन हमारी यही है कि असम्बलियां जो है उनको कुछ महीने चलाया जाए, लेकिन फैसला इमरान खान ने करना है। वो इमरान खान ने कह दिया है कि तहलील करेंगे तो हम तहलील करेंगे, ये उनका पॉइंट ऑफ व्यू। सही। फवाद साहब, ये फरमाइएगा कि पंजाब में जिस आसिफ जरदारी साहब ने जो है वो एक पंचायत लगाई रखी, लोगों से मुलाकातें करते रहे,
फिर शहबाज शरीफ साहब भी यहाँ पर आते हैं, वो वज़ीर आज़म हैं, वो भी किसी न किसी पोजीशन से वो कोई फ़ायदे उन तक पहुँच जाते हैं। तो वो किसी न किसी तरीके से कोशिश कर रहे हैं कि आपके कुछ ऐसी मखसूस नशिस्तों पर जो है वो राब्ते किए जाएं, उनको अपनी तरफ माइल किया जा सके। अगर ऐसा करते हैं या जिस दिन आप इत्तेमाद का वोट लेते हैं तो क्या क्या सिचुएशन होगी, किस तरह आप अपने जो मेंबरान असम्बली हैं उनको एक साथ रख सकेंगे? अभी तक तो हमारे लोग ना सिर्फ ये कि हमारे साथ हैं, अभी तो पीटीएम वाले अपना बंदा नहीं संभाल सके। अच्छा। बिलाल बुड़ाइत जो है वो आपको पता है कल शामिल हुए हैं पीटीआई में, वो इंडिपेंडेंट थे, हमजा ग्रुप में थे। और उसके बाद अभी तक जो है वो हमारे तमाम मेंबरान, जो आखिरी भी मीटिंग हुई है उसमें अब हमारे पहले मेंबर जो थे 190 थे, अब कल की शमूलियत के बाद 191 हो गए। इनमें से 2 मेंबरान जो है वो पिछली दफा उन्होंने डिफेक्ट किया था, इसने डिप्टी स्पीकर ने, और एक वो जो मसूद ख्वाजा, वो 2 अगर ना भी शामिल करें तो इस वक्त जो है वो हमारी तादाद 189 है। और 189 तो फवाद साहब, कोई इसमें कोई आपके अंदर इंटरनल डिस्कशन हुई है कि कोई डेट डिटर्मिन की गई हो कि इस मैटर को पूरी तरह रिजॉल्व कर लिया जाए, फलानी तारीख को हम वोट ऑफ कॉन्फिडेंस कॉल करेंगे, लेंगे, अगले दिन असेंबली रिजॉल्व कर देंगे, फिर साथ ही केपी रिजॉल्व होगी ताकि आगे जा सके? कोई डेट का तयन हुआ है? कोई स्पीकर साहब से बात हो रही है इस पे? वो तो 11 तारीख को हमारी अंडरटेकिंग खत्म होगी तो फिर हम कर पाएंगे ना डिसॉल्व। तो 11 तो सेशन 9 से शुरू हो रहा है और 11 को ये अंडरटेकिंग जो है ये खत्म हो जाएगी और इंशाल्लाह उसके बाद असेंबली 11 को जो अदालत का ऑर्डर है उसके मुताबिक आप कह रहे हैं कि जब हेयरिंग होगी उसके बाद आप ये फैसला करेंगे? उसके बाद ही असेंबलियां तहलील हो सकती है ना, उससे पहले तो हमने अंडरटेकिंग दे दी। ठीक है, फैसला तहरीक इंसाफ कर चुकी है। कोई खान साहब का कोई ऐसा प्लान है कि आइंदा आने वाले दिनों में अब तो काफी हद तक बेहतर हो गए, चलने लग पड़े हैं, तो क्या ऐसा कोई प्लान है कि वो जलसे जुलूस या रैलियों की क़यादत भी करेंगे? और ख़ासतौर पे जनूबी पंजाब में जो इतलात आ रही हैं कि आपके वोट जो है वो टूटते दिखाई देंगे आइंदा इलेक्शन में, या पर जरदारी साहब वहाँ पर जो है वो अपनी वो डालेंगे, प्रॉपर डेरे डालेंगे, वहाँ पर भी कोई इक़दाम करेंगे? खान साहब आएंगे? पहली बात तो ये है कि देखिए, इमरान खान के पहले वोट होता था, इलेक्शन होते थे, 60-65% कैंडिडेट का वोट होता था, 30-35% पार्टी का वोट होता था। तो कैंडिडेट जब शिफ्ट करते थे तो फर्क पड़ता था। अभी तो फ्रेंकली हर हल्के में वोट ही 70-75% इमरान खान का, तो जो जाएगा वो अपनी सियासत खत्म करके ही जाएगा ना। तो इसलिए ये हमारा इशू ही नहीं है। अब कोई रहते जो रह रहे हैं अभी तक, जिन्होंने बड़ी हिम्मत से मुकाबला किया है सारे दबाव का, हर चीज का, वो साथ है और मेरा नहीं ख्याल अब कोई छोड़ के जाएगा। और दूसरी बात है कि बिल्कुल इमरान खान जो ही ठीक होंगे वो इंशाल्लाह सड़क पे होंगे। बहुत शुक्रिया। तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा फवाद चौधरी साहब हमारे साथ मौजूद थे। फवाद चौधरी ने नंबर गेम्स के हवाले से बताया कि तहरीक इंसाफ की नंबर गेम पूरी है। पीडीएम को कहा कि वो खुद अपने नंबर्स और अपने बंदों की फिक्र करें। परवेज़ इलाही के हवाले से उन्होंने कहा कि उनकी स्टेटमेंट अवाम के सामने है, जैसा इमरान खान साहब कहेंगे वो वैसा ही करेंगे और इमरान खान ने फैसला कर लिया कि असम्बलियों को डिसॉल्व करना है। इसके साथ ही ब्रेक की जाने बढ़े। ब्रेक से जब वापस आएंगे तो मुल्क में सियासी बेयकीनी के माहौल में पाकिस्तान में मईशत भी अपनी बका की जंग लड़ रही है। इस पर बात होगी, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। अवाम का भुरकस निकल गया लेकिन मईशत फिर भी ना संभल सकी। पाकिस्तानी मईशत पर नज़र रखने वाले माहिरीन का कहना है कि सियासी खींचातानी ने अगर इसको ट्रैक पर से ना उतारा तो इसकी बहाली के जो समरात हैं वो आवाम को मिलना शुरू हो जाएंगे। इस वक्त सूरत हाल ये है कि अशिया खुरनोश की जो कीमतें हैं वो क़ुव्वत ख़रीद से बाहर है। IMF पैकेज का क्या बनेगा किसी को कुछ मालूम नहीं। डॉलर एक बार फिर मुस्तहकम हो रहा है जबकि रुपए की कदर दिन ब दिन गिरती जा रही है। ज़र मुबादला के ज़खायर की अगर बात करें तो 8 साल की कम तरीन सतह पर आ गए। लेकिन इस सब के बावजूद वज़ीर ख़जाना इसहाक डार साहब अभी भी पुरुमीद बल्कि अपने बात पर कायम हैं कि पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट भी नहीं करेगा और ये भी कहते हैं कि 30 जून तक मुआशी बहाली की सतह पर भी आ जाएगा। तो इसहाक डार साहब के दावों में कितनी हकीकत है, मुआशी सूरत हाल की असर तस्वीर है क्या, ये जानने की कोशिश करेंगे। माहिर मौशियात खाकान नजीब साहब हमारे साथ मौजूद हैं। खाकान नजीब साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। हकायक आपके सामने हैं, क्या 2023 में भी हमें माली मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा या फिर जैसा कि इसहाक डार साहब फरमा रहे हैं कि हम इंशाल्लाह डिफ़ॉल्ट भी नहीं करेंगे और हमें मईशत की बहाली के समरात भी 30 जून के बाद से मिलना शुरू हो जाएंगे?
रुबाब, थैंक यू फॉर हैविंग मी ऑन योर शो। देखें, समझने की ज़रूरत है कि जो इस वक्त कॉन्स्टलेशन है वो इतनी मुश्किल है, शायद पाकिस्तान ने कभी ये कॉन्स्टलेशन फेस नहीं की। यूक्रेन वॉर के बाद कमोडिटी प्राइस हाइक, दुनिया भर की इन्फ्लेशन और अब दुनिया भर की जो मईशत है उनका स्लो हो जाना, यानी कि वहां पे डिमांड का टूट जाना, इससे हमारी एक्सपोर्ट्स हर्ट हो रही है। इसके साथ साथ आप देखिए कि हमारे यहाँ फ्लड्स आए, एक पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी रही, करंट अकाउंट का खसारा बढ़ गया। सो ये एक कॉन्स्टलेशन है जिसमें इस वक्त मुल्क की जो मईशत है वो काम कर रही है। ये एक निहायत अनप्रेसिडेंटेड सूरत हाल है। अगर ये इतनी अनप्रेसिडेंटेड है तो क्या हमारा रिएक्शन जो है वो उतना अनप्रेसिडेंटेड है कि नहीं? मेरा ख्याल है कि हमारी मईशत जहां आज खड़ी हो गई है, जिसमें $5.5 अरब के रिजर्व्स रह गए हैं, जिसमें एक्सपोर्ट्स फॉलिंग हैं, जिसमें रेमिटेंसेस बिकॉज इंटरबैंक और ओपन मार्केट का रेट बढ़ गया है, और इस सब की जो कलीदी वजह शॉर्ट टर्म में है, लॉन्ग टर्म चैलेंजेस अलहदा, वो है IMF की 2 दफा डिले। हम पहले 7वां और 8वां रिव्यू डिले करते आए और हमने अपना जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स हैं, आप नाजरीन के लिए ये रखिए सामने कि यही रिजर्व्स $18 अरब पे थे दिसंबर 2021 में। 18 अरब से अब आप खड़े हुए हैं $5.6 अरब पे, यानी कि आपने $12.4 अरब लूज कर दिए हैं। सेकंड डिले अब हो रहा है 3 नवंबर से, आज 6 जनवरी में हम खड़े हैं। पाकिस्तान की मईशत में जिसमें एक बैलेंस ऑफ पेमेंट्स यानी कि जो बैरूनी खसारे हैं उनका एक चैलेंज बन रहा हो, IMF के अलावा शॉर्ट टर्म में कोई लेंडर आपको पैसे नहीं देगा। आपने फ्रेंडली कंट्रीज के साथ कोशिश की है, वो भी यही कह रही हैं कि आप IMF के साथ चल पड़े तो हम आपको भी फंड कर देंगे। सर ये बताइए कि जो गवर्नमेंट का खासतौर पे इसहाक डार साहब का ये क्लेम है, जो कि कम अज कम पैल्पेबली अगर प्राइम फेस देखें तो बिल्कुल ये अजीब सा रिडिकुलस लगता है, अनटैंजिबल लगता है कि मईशत अगर इसी रास्ते पे चलती रही और सियासी गड़बड़ ना हुई तो हम इसको 6 महीने में रिकवरी भी कर लेंगे और सारी चीज़ों से निकल आएंगे। सर ये इसहाक डार साहब क्या कह रहे हैं? ये कौन सी रास्ता है आजकल जिस पे मईशत चल रही है, जिस पे 6 महीने चलती रहेगी तो तरक्की हो जाएगी? What is this claim? I think वो ये सोच रहे हैं कि हम जो पहले 6 माह हैं उसमें इनफ्लोज ऑफ डॉलर जो हैं वो नहीं ले पाए। ठीक, अब जो अगले 6 माह हैं जिसमें हमें ये 30-32 अरब डॉलर जमा करने हैं, ये 30-32 अरब में से चूंकि पहले 6 माह में सिर्फ 7-8 अरब डॉलर आए हैं, तो बाकी चूंकि आ जाएंगे वो रकूम, तो एक सहारा हो जाएगा और गिरते रिजर्व्स रुक जाएंगे। और जो हमने मईशत को बिल्कुल रोक दिया है तो हम कुछ LCs खोल पाएंगे। सर आपके ख्याल तो में ये क्लेम प्लॉजिबल है? क्या हम ये समझें फाइनेंस मिनिस्टर साहब की बात सुनते हुए कि अगर मजीद कोई ट्वीकिंग ना की जाए, कोई सियासी खप ना हो और मईशत इन्हीं पॉलिसीज पे चलती रहे तो जून तक बेहतरी आ जाएगी? इज दैट अ रीजनेबल क्लेम? असद, द रीजनेबल क्लेम इज ओनली वन, and that is that you do not break your relationship with the international partners. जी। जो आपके दोस्त ममालिक हैं, किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया, चाइना, कतर और UAE, जो आपको डिपॉजिट देते हैं, वो कॉम्प्लीमेंट कर सकते हैं उस पैसे को और उस स्टैंप ऑफ अप्रूवल को जिससे आपको मल्टीलैटरल्स ने पैसे देने। तो सर इसके लिए आपको दोस्त ममालिक तैयार नजर आ रहे हैं? वो तैयार हैं इस सूरत में मेरे ख्याल में कि IMF के हम प्रोग्राम के अंदर रहें और वो वाले रिफॉर्म्स चलाते जाएंगे। जी, अगर आप उनको चलाते जाएंगे फंड के प्रोग्राम को तो आई थिंक कि आपको दोस्त ममालिक से भी पैसे मिल जाएंगे। अब आप ये देखिए कि कल जब प्राइम मिनिस्टर ने इस हद तक सीरियसनेस है सिचुएशन की कि ही हैड टू अपील टू द मैनेजिंग डायरेक्टर कि आप प्लीज अपने फंड को आगे बढ़ाइए, रिव्यू को, और 9th रिव्यू को कंप्लीट करने की कोशिश कीजिए। सर ये जो वक्त की थोड़ी सी किल्लत है, जरा ये बताइए कि जो इसहाक डार साहब की आपकी बात समझ आ गई कि हमारे जो फ्रेंडली कंट्रीज हैं वो भी पैसे तब देंगी जब हम प्रोग्राम के अंदर रहेंगे और IMF की कंडीशंस को पूरा करेंगे। ये जो इसहाक डार साहब की IMF के साथ स्ट्रैटेजी थी कि पहले कहा कि मैं तो हमेशा से IMF के साथ काम करता रहूंगा और मुझे पता है, और फिर कहा कि वो होते कौन है, हमें आंखें दिखाने वाले और हम इसमें से निकल जाएंगे, ये स्ट्रैटेजी आपके ख्याल में
एज एन इकोनॉमिक एक्सपर्ट, क्या यही स्ट्रैटेजी होनी चाहिए फाइनेंस मिनिस्टर पाकिस्तान की इस आईएमएफ प्रोग्राम में रहने के लिए, आईएमएफ को कन्विंस करने के लिए और फिर उसकी बेसिस के ऊपर दूसरी फ्रेंडली कंट्रीज के पास जाने के लिए? साजिद रसूल साहब ने जो आपसे सवाल किया, खाकान नजीब साहब, एक ब्रेक आ रही है, ब्रेक से जब वापस आते हैं तो आपसे इसका जवाब जानते हैं, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। माहिर माशियात खाकान नजीब साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सर, आपसे ब्रेक पर जाने से पहले साद रसूल साहब ने सवाल किया था, उसका जवाब दे दें कि हुकूमत की जो मौजूदा स्ट्रेटजी है इसके तहत ही चलते हुए मईशत जो है वो दुरुस्त ट्रैक पर आ जाएगी। और ये जो फाइनेंस मिनिस्टर साहब की जो आईएमएफ के साथ डीलिंग है, क्या आप इस डीलिंग से, इस स्ट्रैटेजी से आप मुत्तफिक हैं? असद भाई, पाकिस्तान ने 22 प्रोग्राम किए हैं, ये 23वें में है। 22 के 22 में से सिर्फ एक प्रोग्राम पाकिस्तान ने कभी भी कंप्लीट किया है, जिसका मतलब है कि 12 रिव्यूज कंप्लीट हुए। वो 2016 का प्रोग्राम था, वजीर खजाना भी यही थे, मैंने वो प्रोग्राम एंकर किया था बीइंग इन द फाइनेंस मिनिस्ट्री। आई एम वेरी क्लियर कि मुल्कों को ये समझना चाहिए और कौम को भी समझाना चाहिए कि ना ही बिजली की कीमत का तयन IMF करता है, ना ही गैस की कीमत का तयन IMF करता है, ना ही आपके टैक्सेस की GDP का तयन IMF करता है, ना ही रुपए की कदर का तयन IMF करता है। ये सारी चीजों का तयन आपकी ओगरा, नेपरा, फंडामेंटल्स और मार्केट परसेप्शन करते हैं। सर, तो फिर IMF प्रोग्राम में जब हम जाते हैं तो फिर हर चीज की कीमत क्यों बढ़ जाती है, नए टैक्स हमारे ऊपर क्यों लग जाते हैं? आप कह रहे हैं कि IMF ऐसा नहीं करता, हुकूमत सूरत हाल को बैलेंस करने के लिए खुद ये सब टैक्स हम पे लगाती है। Rubab, this is the most important question that you have asked. अब क्यों IMF में जाते हुए चीजों की कीमतें तब्दील होती हैं? 2020 से अब तक असद, we have not changed the gas price in the country. जब आप फंड के प्रोग्राम में जाते हैं तो वो कहते हैं कि 2020 से अब तक आपने ये चेंज नहीं की तो 1547 अरब रुपए का आपने सर्कुलर डेट मुल्क में जमा कर लिया है। 1547 बिलियन, क्योंकि आपने प्राइस चेंजेस नहीं किए, अपनी एफिशिएंसी ठीक नहीं की, लाइन लॉसेस कम नहीं किए, UFG कंट्रोल नहीं की, सुई कंपनीज को प्राइवेटाइज नहीं किया। IMF अब आपको यूं कहता है कि प्लीज 2020 से अब आप 3 साल गुजर गए हैं, गैस की कीमत 650 है जो आपने एवरेज रखी हुई है पर MMBTU, इस वक्त 1000 का तयन ओगरा ने किया है, प्लीज फॉलो इट। लेकिन सर अब होता ये है, लेकिन ये बताइएगा कि इस टाइम 10 प्रोडक्शन यूनिट जो है वो मेन बंद हो चुके हैं और जो आगे के 6 माह है उसकी भी मुतअद्दिद अगर देखा जाए रिसर्चेस और बाकी जितने भी जरीदे इंटरनेशनल जो शाये कर रहे हैं वो जो फोरकास्ट कर रहे हैं कि शायद आइंदा 6 से 7 महीने भी हमारे आउट ऑफ कंट्रोल दिखाई देंगे अगर हमारे पास IMF की इमदाद तमाम तर कोशिशों के बावजूद आ भी जाती है। तो फिर ये हालात कैसे बेहतर होंगे, ये ज़रा बताइए कि हमें फिर कौन सी पॉलिसी इख्तियार करनी पड़ेगी, क्योंकि इसहाक डार साहब तो अपने मामले लाइन पर क्लियर दिखाई देते हैं, वो तो किसी से बातचीत करने को उस एंगल में तैयार नहीं है। और मिफ्ता इस्माइल साहब वो ये कहते हैं कि हम उनके दौर में मामला काफ़ी हद तक बेहतर हो रहे थे, IMF के साथ जो है वो मुज़ाकरात फाइनल स्टेज पर पहुंच गए थे। सो प्राइसिंग चेंजेस कीजिए, कुछ टैक्सेशन कीजिए, कुछ रुपए को मार्केट की कदर के करीब लाइए, आपके थोड़े से फंडामेंटल समझेंगे, डॉलर का इनफ्लो बढ़ेगा। क्या बढ़ेगा? 1.2 अरब डॉलर आपको IMF से आ जाएंगे, आपको फ्रेंडली कंट्रीज के 3 अरब डॉलर आ जाएंगे। जब ये रकूम आना शुरू होंगी तो इट विल बी लाइक ब्लड इन द बॉडी। अगर ये ब्लड आएगा तो आपकी जो इंपोर्ट्स हैं, वो जो रॉ मटेरियल की हैं, जो कॉटन की हैं, जो बटन लगने हैं एक्सपोर्ट्स के लिए, वो आएंगी तो आप इन यूनिट्स को खोल सकेंगे और एक्सपोर्ट्स भी थोड़ी सी पिकअप कर जाएंगी। ठीक है, बहुत शुक्रिया माहिर माशियात खाकान नजीब साहब हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद थे। इसके साथ ही इजाजत दीजिए, आपसे कल मुलाकात होगी। अल्लाह ने के बाद।